जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में आप लोग जानेंगे झारखंड के एक जिला सिमडेगा के बारे में और साथ ही साथ झारखंड की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में भी जानेंगे। करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन होंगे और आज की क्लास में मैं आप लोगों को जनजाति में भूमिज और लोहरा जनजाति के बारे में आपको बताऊंगी। इसी तरीके से धीरे धीरे करके कुछ ऐसे जनजातीय विद्रोह को भी मैंने शामिल करूंगी ताकि इतिहास का जो एक मुख्य सेक्शन होता है जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं वो भी आपका एक एक करके क्लियर होते जाए। तो करंट अफेयर्स वाली टेंशन अब आपकी खत्म हो गई और इसी सीरीज में ये सारा चीज हो जाएगा। और कभी कभी मैं इसका महामैराथन क्लासेस भी चला दूंगी, लेकिन आपको करंट अफेयर्स की टेंशन खत्म करने के लिए मैंने यहाँ से प्रश्न डाला है। और चिंता करने की जरूरत नहीं, 8 PM की लाइव क्लासेस में बहुत जल्दी मैं भी लाइव आ जाऊंगी। और ये रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोग क्यों देख रहे हैं ये सब आपको पता ही है। तो चलिए हम लोग लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और ये पहला प्रश्न है, सिमडेगा जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? आपको उस प्रमंडल का नाम बताना है। अब चलिए सबसे पहले तो हम लोग जाने मैप के बारे में कि ये जो सिमडेगा जिला है कहां पर। झारखंड का दक्षिण और पश्चिमी ये क्षेत्र है जो कि 2 राज्यों के साथ ये सीमा लगाता है। और ये राज्य कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ। और फिर एक दूसरा जो है ये ओडिशा के साथ ये सीमा साझा करता है। अगर जिला की बात की जाए तो उत्तर में ये गुमला के साथ, फिर उत्तर और पूर्व में ये खूंटी के साथ, और पूर्व में ये पश्चिमी सिंहभूम के साथ ये सीमा लगाता है। यहाँ की जो जलवायु होती है वो आर्द्र और शुष्क प्रकार की यहाँ की जलवायु होती है। और यहाँ अगर आपसे पूछा जाए विशेष रूप से कि अगर यहाँ पर खनिज कौन से मिलते हैं तो आपको बताना है कि यहाँ पर चूना पत्थर जैसे खनिज आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। ये हो जाता है दोस्तों सिमडेगा। कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें जो आगे मैं बताऊंगी, लेकिन अगर आपसे यहाँ पर प्रमंडल पूछा जा रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। अब देखिए दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में जिले कितने आते हैं? तो इसमें आता है दोस्तों 5 जिला। कौन कौन सा? तो एक तो रांची आ रहा है, एक खूंटी आता है, फिर लोहरदगा आता है दोस्तों, गुमला आता है, और एक सिमडेगा जो है ये भी। तो ये कुल मिलाकर के 5 ऐसे जिले जो कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है। और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है रांची में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है सिमडेगा से संबंधित कि सिमडेगा जिला जो है वो किस जिला से विभाजित होकर के, कौन से जिला जो है उससे अलग होकर के ये अलग जिला बना था। देखिए सिमडेगा को पहले हम लोग बीरू कैसलपुर के नाम से जानते थे, इसी को कहते थे। और यह सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सिमडेगा जो बना था ये अपने उत्तर में इसके गुमला जिला है, जिसके बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। यहाँ पर हेपात जलप्रपात, ये यहाँ पर आपको शंख नदी यहाँ से निकलती है इसी गुमला जिला से। और यहाँ पर टांगीनाथ मंदिर, अंजन धाम मंदिर जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, बहुत सारा डिटेल। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मैं शेयर कर दी हूँ, तो वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए ये गुमला जिला से ही अलग होकर के कौन सा एक जिला बना? ये बना सिमडेगा। अब आपको बताना है कि जो पिछले क्लास में मैंने खूंटी जिला के बारे में भी आपको बताया है, अब ये खूंटी जिला जो है ये किस जिला से अलग होकर के खूंटी एक नया जिला बना? ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिमडेगा जिला जो है वो किससे अलग होकर के बना था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुमला से अलग होकर के बना था। और ये गुमला जो है ये पहाड़ क्षेत्र है दोस्तों। और यहाँ पर आपको कौन सा खनिज मिलेगा? तो इस जगह पर आपको बॉक्साइट मिलता है। और पालकोट अभ्यारण्य जो वन्य जीव अभ्यारण्य में इसको शामिल किया गया वो आपको पालकोट अभ्यारण्य गुमला में मिलेगा। लेकिन सिमडेगा की बात की जाए तो जो आपने सुना है दोस्तों कि राम रेखा धाम कहाँ पर है? तो इसी सिमडेगा में है राम रेखा धाम मेला, इसी जगह पर लगता है। मेला भी लगता है, मंदिर भी है इसी जगह पर। केलाघाट बांध भी आपने सुना है, केलाघाट बांध भी आपको सिमडेगा में ही मिलेगा। केलाघाट सुगा काटा बांध जो है वो भी आपको सिमडेगा में ही मिलेगा, सुगा काटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि ये जो सिमडेगा है इसकी जनसंख्या कितनी है। और ये जनगणना 2011 के अनुसार तो इसकी जनसंख्या कितनी है? तो ये 5,99,578 यहाँ की जनसंख्या है। तो ये सिमडेगा की, और जनसंख्या में सबसे अधिक कहाँ पर? तो रांची में। अगर जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला की बात की जाए तो यह है लोहरदगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिला का जनसंख्या घनत्व आपको बताना है कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका कितना हो जाएगा? 159। ऑप्शन डी जो है सही है।
अगर जनसंख्या अधिकतम घनत्व की बात की जाए तो ये धनबाद में, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व इसी सिमडेगा में है। तो अभी जो आप पढ़ रहे हो तो ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है पूरे झारखंड का, और झारखंड में सबसे अधिक आपको जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलेगा, ये धनबाद में, लेकिन सबसे कम आपको इसी जगह पर सिमडेगा में आपको मिलने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आज हैं ज्यादा और आपको मुझे करंट अफेयर्स भी पढ़ाना है काफी डिटेल्स में। तो अगला जो भाग होगा 2000 वो करंट अफेयर्स का ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिला का आपको बताना है कि यहाँ का लिंगानुपात कितना है। तो यहाँ का लिंगानुपात है 997। लिंगानुपात अधिक की बात की जाए तो झारखंड में सबसे अधिक अगर लिंगानुपात कहाँ पर है तो ये आपका इसी पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है ये है धनबाद, और सिमडेगा में लिंगानुपात कितना है तो 997 यहाँ का लिंगानुपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर है, जानते हैं 2011। अब आपको बताना है कि सिमडेगा में अनुमंडल जो है वो कितना है, अनुमंडलों की संख्या कितनी है सिमडेगा में। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रखंडों की संख्या कितनी है ये भी आप आंसर करते हुए चलेंगे। जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिला का साक्षरता दर कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 67.99% यहाँ का साक्षरता दर है। और यहाँ का अनुमंडलों की संख्या दोस्तों एक ही अनुमंडल है, और वो कौन सा है, सिमडेगा ही एक अपने आप में अनुमंडल है, और इसका मुख्यालय भी अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये सिमडेगा ही है। लेकिन यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र है, तो वो 2 विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो एक तो सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र है, और दूसरा जो है वो है आपका ये कोलेवीरा, ये विधानसभा क्षेत्र है यहाँ का, कोलेवीरा विधानसभा क्षेत्र। सिमडेगा जिला का साक्षरता दर कितना है, तो 67.99% यहाँ का साक्षरता दर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि सिमडेगा जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है, प्रखंडों की संख्या यहाँ कितनी है, तो कुल यहाँ पर सिमडेगा में कितने प्रखंड है, तो प्रखंडों की संख्या यहाँ पर 10 प्रखंड है। यहाँ पर चलिए 10 प्रखंडों की संख्या यहाँ पर 10 है। सबसे अधिकतम प्रखंड वाला जिला जो है वो आपका पलामू है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सिमडेगा की स्थापना जो है, जो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था लेकिन देर हो गई, लेकिन सिमडेगा की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो ये 2001 में। अब जब झारखंड का गठन हो गया था उसके बाद जो सबसे पहला बना हुआ जिला था वो लातेहार था, और ये सिमडेगा की स्थापना 30 अप्रैल 2001 को की गई थी। कब की गई थी, 30 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना की गई थी, और ये भी बाद का बना हुआ जिला है। देखो 2001 में 4 जिले बने थे, इसमें एक लातेहार तो आपने जान लिया, आपने सिमडेगा के बारे में भी जान लिया दूसरा, और तीसरा जो है ये है जामताड़ा, और एक और है कौन सा, तो ये है सरायकेला खरसावां। ये भी झारखंड का एक ऐसा जिला है जो कि बाद में बना था जब झारखंड गठन हुआ था, लेकिन 4 ही जिले हैं। और उसके अलावा जो 2 जिला जो बना, ये बना था 2007 ईस्वी में। एक था कौन सा, तो ये था खूंटी, और उसके बाद बना दोस्तों इसी 2007 में, और डेट था 12 सितंबर, और ये बना था कौन सा, तो ये बना था रामगढ़। तो उम्मीद है कि अगर आप झारखंड जी के पहली बार भी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिमडेगा जिला का मुख्यालय कहाँ है, तो सिमडेगा का मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है, यहाँ का मुख्यालय यहीं पर है सिमडेगा में। चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स आपको, कि यहाँ पर नदी कौन सी गुजरती होगी सिमडेगा में। यहाँ पर आपको जलप्रपात जो मिलेगा सुगाकाटा जलप्रपात इसी जगह पर आपको मिलेगा, ये तो आपने पढ़ा। अब नदियों के बारे में हम लोग जाने कि आखिर इधर से कौन कौन सी नदी गुजरती है। शंख नदी जो दोस्तों इधर से गुजरती है, और शंख नदी कहाँ से निकलती है, तो गुमला के चैनपुर से यहाँ से निकलती है शंख नदी। एक और यहाँ पर नदी गुजरती है जो सिमडेगा से होके गुजरती है, ये होती है दोस्तों दक्षिणी कोयल नदी। तो दक्षिणी कोयल नदी है, ये कहाँ से निकल रही है, तो ये रांची से निकलती है, दक्षिण को प्रवाहित होती है। ये दोनों मिलती है कहाँ पर, तो ये दोनों शंख और दक्षिणी कोयल ओडिशा में जाकर के ये मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर मिलने के बाद जिस नाम से वो आगे बढ़ती है, ये ब्राह्मणी नदी के नाम से वो आगे बढ़ती है। और ये कौन सी नदी है, तो ये शंख और दक्षिण कोयल जो है दोनों एक साथ मिल जाती है ओडिशा में। और इसी शंख नदी पर बना हुआ है सदनी घाघ जलप्रपात, और कहाँ पर, तो इसी गुमला में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये झारखंड का करंट अफेयर्स है दोस्तों, और झारखंड के करंट अफेयर्स में सबसे पहला जो आज का प्रश्न है कि जमशेदपुर का पहला, माफ कीजिएगा, देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण देश के किस शहर में किया
जा रहा है। कहाँ पर शुरू किया गया है? वहां पर हाइड्रोजन इंजन बनेगा और ये देश का पहला होगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो हम लोग अपने प्राकृतिक संपदा पर जो डिपेंड रहते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया या फिर अपनी गाड़ियों के लिए, तो अब जो है हाइड्रोजन इंजन बन जाने से ये निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। इसके लिए एमओयू साइन किया गया है और ये शुरुआत सबसे पहले हम लोग जाने कि ये हाइड्रोजन इंजन प्लांट की शुरुआत कहाँ से की जा रही है। तो ये जो है पूर्वी सिंहभूम में एक जमशेदपुर शहर में इसकी शुरुआत की जा रही है, जमशेदपुर। और इसके किसके किसके बीच में ये एमओयू हुआ है? तो इसका जो एमओयू हुआ है, ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक समझौता हुआ है दो के बीच में। एक कौन है? तो एक तरफ है आपका झारखंड सरकार, ठीक है, और दूसरी तरफ है टाटा जो मोटर्स या टाटा स्टील्स जो है, इसका ही एक इकाई है, इसका उपक्रम है जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। और टाटा इस TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है। और ये टाटा का ही एक इकाई है, उपक्रम है इसी का। क्या नाम है इसका? फिर से आप लोग नोट, TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच में एमओयू है। शुरुआत कहाँ हो रहा है दोस्तों? इसकी शुरुआत हो रही है जमशेदपुर में। अब देखिए ये जो है कितने करोड़ लागत में इसका ये बनेगा, ये भी जान लीजिए। ये इसका लागत है 354 करोड़ की लागत से ये यहाँ पर ये प्लांट की स्थापना की जा रही है, हाइड्रोजन इंजन प्लांट। अब यहाँ पर इसकी क्षमता क्या है, कितना ये इंजन बना सकता है या कितना बैटरी बना सकता है? इसकी क्षमता जो है वो 4000 प्लस, इसको क्या बनाना है? इसको हाइड्रोजन इंजन बनाना है, 4000 प्लस। और इस 10,000 प्लस ये बना सकता है, कितना? 10,000 प्लस ये बैटरी यहाँ निर्माण कर सकता है, इसका बैटरी सिस्टम इसको बना सकता है इस जगह पर। और ये कहाँ पर बन रहा है दोस्तों? तो ये शुरुआत हो रही है जमशेदपुर में। और हाइड्रोजन इंजन प्लांट और पूरे भारत का पहला, देखिए जमशेदपुर जो है ये पूरे भारत का पहला यहीं पर इस्पात कारखाना खोला गया था। ये वर्ष था 1937 में। अब भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट जो है इसकी भी स्थापना की जा रही है और ये जो है 2023 में इसका एमओयू हुआ है। तो ये भी एक ऐतिहासिक बहुत महत्व का चीज है जो कि हमारे झारखंड में इसकी शुरुआत हो रही है। अब क्या होगा आने वाले समय में, जब इतनी इंजन बन के तैयार हो जाएगी या इतने सारे बैटरी बन के तैयार हो जाएंगे, तो अब हमारे सड़कों पर हाइड्रोजन ईंधन के वाहन भी चल सकेंगे दोस्तों। इससे हम लोगों का जो प्राकृतिक संपदा है जो कि खत्म होने वाली है दोस्तों, तो उस पर निर्भरता जो है वो भी कम हो जाएगी और एक बहुत हमारे देश का बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। झारखंड के कितने जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खोला जाएगा? अब साइबर पुलिस स्टेशन, आज के समय में साइबर अपराध जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। साइबर क्राइम के मामले में झारखंड का एक जिला है और ये है जामताड़ा। तो ये नंबर 1 पर है पूरे भारत में यहाँ पर साइबर क्राइम के लिए। लेकिन आज के समय में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो साइबर क्राइम के चंगुल में ना फंसा हो या फिर वो फंसते ना रहा हो। तो ऐसा मतलब ऐसा बहुत कम। लेकिन इसके लिए इसी की आवश्यकता को देखते हुए कि झारखंड में साइबर पुलिस स्टेशन 8 जिलों में, यहाँ पर 8 जगहों पर ये साइबर पुलिस स्टेशन खोला जाएगा, ताकि अगर इससे संबंधित अगर किसी तरह की दुर्घटना से अगर आप पीड़ित हैं तो फिर आप अपनी कंप्लेंट जो है उस पुलिस स्टेशन में जाकर के लिखा सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया? तो ये वीर शहीद हैं दोस्तों एल्बर्ट एक्का। और झारखंड में जो गुमला है दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको गुमला के बारे में बताया था, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने इनके यहाँ के विभूतियों के बारे में आपको नहीं बताया। ये जो गुमला है ना दोस्तों, ये गुमला को हम लोग एल्बर्ट एक्का की नगरी के नाम से जानते हैं और इन्हीं एल्बर्ट एक्का के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा जा रहा है, एल्बर्ट एक्का। अब ये आखिर एल्बर्ट एक्का थे कौन दोस्तों? तो ये हमारे वहां के शहीद वीर पुरुष हैं। इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया है। मात्र 28 वर्ष की अवस्था में इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया और ये युद्ध हो रहा था दोस्तों
भारत और पाकिस्तान के साथ ये युद्ध हो रहा था। ये वर्ष था 1971 ईस्वी और युद्ध का नाम था हिली का युद्ध था। और इसी युद्ध में इनको वीरगति की प्राप्ति हुई और इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ऐसा होने वाला झारखंड के ये पहले व्यक्ति और थे जो जिनका नाम है एल्बर्ट एक्का। और इन्हीं के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा जा रहा है जिनका जो है एल्बर्ट एक्का। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। और ये ऐसा चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में और एल्बर्ट एक्का जो है इनका जन्म हुआ था गुमला में और ये वर्ष था 1942 में, इनका 1942 में इनका जन्म हुआ था। चलिए अब हाल ही में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि के सर्वे में कौन सा स्थान दिया गया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है ना दोस्तों, इसको ग्राहक संतुष्टि के मामले में इसको स्थान जो मिला है ये है दूसरा स्थान। ठीक है, पहले स्थान पे कौन आया है, ये आया है उदयपुर। ये पहला स्थान इसको मिला है। अब ग्राहक संतुष्टि के मामले में जो इनको मिला, ये शुरुआत हमारे वहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का जो टर्मिनल था, हाँ गुड मॉर्निंग, जो टर्मिनल की शुरुआत हुई थी, ये टर्मिनल की शुरुआत हुई थी 2013 में। 2013 से लेकर के यहाँ तक का जो सफर रहा इस टर्मिनल का, ये खास करके ये जो रैंकिंग जारी की जाती है, हाँ ये जो रैंकिंग जारी की जाती है ग्राहक संतुष्टि का सर्वे जो कराया गया था, इसमें जो साफ सफाई होते हैं, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ की साफ सफाई, वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो एम्प्लॉय रहते हैं, जो काम में लगे हुए लोग रहते हैं, उनके व्यवहार को भी देखा जाता है और इसके लिए रैंक दिया जाता है। और जैसे और उसी रैंकिंग में ये दूसरे स्थान पर आया पूरे भारत में। पहले स्थान पर कौन सा है, तो ये है उदयपुर दोस्तों। और दूसरे स्थान पर झारखंड का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है जहां पर टर्मिनल की शुरुआत हुई थी 2013 ईस्वी में और ये 2023 चल रहा है और जिसमें ये उपलब्धि मिली है बिरसा एयरपोर्ट को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो सर्वे हुआ था ना बिरसा एयरपोर्ट में, ये लगभग उस समय में 52 ऐसे एयरपोर्ट की सर्वे कराई थी, उसमें झारखंड का स्थान दूसरा आता है। हाल में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा झारखंड के कितने खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब दिया गया, तो यहाँ पर 2 खिलाड़ियों को, ऑप्शन यहाँ पर गलत है, 2 खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों एथलीट का खिताब दिया गया है। इसमें से एक का नाम है रूपा रानी तिर्की और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूंगी इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, देश में खसरा से होने वाले मौत में झारखंड का स्थान कौन सा है। अब देखिए खसरा, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मीजल्स बोलते हैं। अक्सर होता है ना कि यहाँ के बच्चों में, और पता है पूरे भारत में झारखंड का पहला स्थान आता है। इसमें खसरा से होने वाले मौतों में पहला स्थान है झारखंड का। अब पूरे भारत में खसरा जो यानी कि मिजल्स जिसको बोलते हैं, जिसमें बुखार आ जाता है, आंखें लाल हो जाती है, सर्दी खांसी होते हैं, नाक का बहना होता है और ये वायरस का इन्फेक्शन होता है। ये खसरा जब वायरस इन्फेक्शन करता है तो, और ये अगर मान लीजिए कि ऐसे अगर कोई बच्चे हैं जो इससे पीड़ित हैं, अगर उसके संपर्क में कोई दूसरा बच्चा आ जाता है तो उसको भी खसरा हो जाता है। इसके लिए टीकाकरण कराया जाता है दोस्तों, ये टीकाकरण होता है इसका। लेकिन अगर सही समय पर टीकाकरण नहीं हुआ तो बच्चों में ये गंभीर रूप से बीमारी फैलती है। और ये झारखंड के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि पूरे भारत में इसका पिछले साल यानी कि 2022 में 230 मामले आए थे पूरे भारत में, लेकिन अकेला झारखंड का 120 मामला था। और इसमें जो मौतें हुई हैं पूरे भारत में, इसमें 14 बच्चों की मौत हुई है और झारखंड अकेला ऐसा है जहां पर 9 बच्चे यहाँ पर मरे। इन 14 में से 9 बच्चे अकेले झारखंड के हैं। तो ये झारखंड के लिए बहुत चिंता की बात है। तो देश में खसरा से होने वाले मौतों में झारखंड का स्थान कौन सा है, तो ये पहला स्थान है और ये सर्वे 2022 का कराया गया है। और वायरस का संक्रमण है, शरीर में चकत्ते भी निकल आते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले भाग में आते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को सुखाड़ राहत के लिए कितनी सहायता दी गई है। देखिए झारखंड में सूखा प्रभावित जगह, अगर 2022 की बात की जाए, अभी तो 2023 के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जुलाई माह तक का जो आंकड़ा है वो ये बताता है
कि 10% मतलब ऐसा जगह था जहां पर हम लोग जुलाई माह में बुआई कर पाए, बाकी का सब में, बाकी का जो क्षेत्र है वहां पर बुआई नहीं हो पाई। तो अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर आप समय पे धान की बुआई नहीं कर पा रहे हैं, मानसून अगर समय पर नहीं आया, इसका मतलब कि झारखंड का अधिकतम जिला ऐसा है जो सूखा प्रभावित है। और हर बार जो सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है झारखंड का, वो खास करके कुछ 5 जिले का नाम आता है। ये 5 जिले हैं, कौन सा? तो ये है पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, फिर यहाँ पर गोड्डा का नाम आता है, और एक और जगह है, और ये जगह है चतरा। ठीक है, ये 5 ऐसे जिले हैं जहां पर प्रत्येक वर्ष मतलब ये सूखा रहता ही रहता है। अब ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है झारखंड का, लेकिन पिछले 2022 में झारखंड के 22 ऐसे जिले थे जिनको सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो ये बहुत बड़ी समस्या और बहुत गंभीर समस्या के रूप में झारखंड में ये उभर कर आ रहा है। इसके लिए झारखंड सरकार को ये केंद्र सरकार ने झारखंड को सुखाड़ राहत के लिए जो राशि प्रदान करी है वो है 500 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार की तरफ से आया है झारखंड। अब देखिए, सूखा से बचाव के लिए मान लीजिए कहीं पर अब बार बार सूखा आ रहा है, तो यहाँ का यानी कि मानसून जो है बहुत ज्यादा परिवर्तनशील है, बार बार किसी समय में अच्छी बारिश, किसी समय बिल्कुल भी बारिश नहीं, तो इतना ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को या फिर हम लोगों को अपने जो पर्यावरण है उसको क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाना ये हमारे मतलब ये जरूरी है अभी। और झारखंड का नाम ही पड़ा था जंगल झाड़ के नाम पर, यानी कि जंगल झाड़ है यहाँ पर बहुत ज्यादा, उसका ही एक खंड है, इसीलिए झारखंड नाम पड़ा। लेकिन नाम आग का अंधा नाम नेहन सुख वाली बात होते जा रही है। आपने वृक्ष के नाम पर तो झारखंड रख लिया और वृक्ष को काट रहे हैं, घने वन लगातार कम हो रहे हैं जिससे कि हमारा पर्यावरण बच सकता है। तो अधिक से अधिक वनों को लगाना होगा। इसके लिए झारखंड सरकार की बहुत सारी पहल आई थी, जैसे कि जन वन योजना आया था, अभी बिरसा हरित ग्राम योजना आया हुआ है, तो इस तरीके की योजनाएं। लेकिन इसी योजना से काम नहीं चलेगा। अब झारखंड में जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पलामू हो गया, तो यहाँ पर अभी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना है। अब जैसे बरसात जितनी ही हो रही है तो आप उनके जल को बचा करके रखना है, और उनके लिए आपको क्या बनाना है? डोभा बनाना है, यहाँ पर तालाब बनाना है इस जगह पर, या चेक डैम वगैरह बना सकते हैं आप लोग। या फिर यहाँ पर अगर खेती हो रही है तो जल को अगर बचाना है तो आप सीढ़ीनुमा खेत बना करके आप उस पर खेती कर सकते हैं। या फिर वैसे फसलों का आप इस्तेमाल करें जो कि सूखा मतलब शुष्क फसलों के अंतर्गत आता है, या फिर ऐसे फसलें जिसमें बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। मानसून अगर मतलब मानसून अगर प्रभावित भी मतलब प्रभाव भी कर रहा है, अगर बारिश अच्छी नहीं हो रही है फसल के अनुरूप, तो आप वैसी ही फसलों को लगाइए जो कम बरसात में या कम बारिश भी अगर होती है तो वो संभल जाए। तो इन सब चीजों की आवश्यकता है, तभी जाकर के समस्या का समाधान किया जाए। और बेस इसका जो आधार है समस्या का समाधान करने का एकमात्र यही है कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाइए और अधिक से अधिक अपने वनों को बचाइए और कटने से रोकिए इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अब हम लोग जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड की जनजाति कौन सी है? तो ये है दोस्तों लोहरा जनजाति। हाँ, चलिए अब हम लोग एक लोहरा जनजाति के बारे में जानते हैं। आप सभी को पता है कि झारखंड में कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जिनका मुख्य पेशा क्या होता है? लोहा गलाना और औजार बनाना, यही इनका पेशा होता है। तो लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? रिकॉर्ड हो रहा है, देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बोले जाए रिकॉर्डिंग ना हो। चलिए, लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? तो ये होता है लोहा गलाना, लोहा गलाने का काम लोहरा जनजाति का। एक और जनजाति है दोस्तों झारखंड में कोल जनजाति, इनका भी काम होता है लोहा गला करके औजार बनाना। एक और जनजाति है दोस्तों करमाली जनजाति, खास करके आपको बोकारो के साइड में ये जनजाति मिल जाएंगे, तो इनका भी काम होता है लोहा गला करके औजार बनाना। एक और जनजाति है दोस्तों असुर जनजाति, इनका भी काम होता है लोहा गला करके औजार बनाना। तो खास करके ये जो लोहरा जनजाति है, तो आज की क्लास में हम लोगों को इन्हीं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको लेनी है। अब ये लोहरा जनजाति से रिलेटेड, अब लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी असुर का वंशज माना जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? असुर। और आज की क्लास में आप भूमिज के बारे में भी पढ़ेंगे। और झारखंड में जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बिरहोर, इसको हम लोग जंगल का आदमी के नाम से
इसको हम लोग जानते हैं। आपने एक विद्रोह पढ़ा होगा, चुआड़ विद्रोह दोस्तों। तो ये जो भूमिज है इन्हीं को हम लोग चुआड़ के नाम से जानते थे। जंगल महल में रहने वाले जो भूमिज हुआ करते थे, या धनबाद के जो सरदार हुआ करते थे वो भूमिज ही हुआ करते थे। ऐसे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, और खास करके इनका संकेंद्रण जो है रांची के आसपास के क्षेत्रों में आप लोग को मुंडा जनजाति जो है ये मिल जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अब लोहरा जनजाति की भाषा के बारे में आपको बताना है कि ये कौन सी भाषा बोलते हैं। तो दोस्तों ये सदानी भाषा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। लोहरा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है। तो ये पेशा से, इस जनजाति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर पेशा से, और विश्वकर्मा को ये अपने मतलब आराध्य मानते हैं, मतलब उनकी पूजा करते हैं। लोहरा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है। तो लोहा का उपकरण बनाना इनका प्रमुख पेशा है, लोहा का ये उपकरण बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में आपको भूमि जनजाति का निवास स्थल आपको मिलेगा। तो वो कौन सा जिला है। तो आपको इन सभी जगहों पर, हजारीबाग आइएगा तो भी आपको भूमिज मिलेंगे, रांची और धनबाद की तरफ भी आपको यहाँ पर भूमि जनजाति मिलेगा। देखिए कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनके संकेंद्रण से प्रश्न आ सकते हैं। अब जैसे कि असुर जनजाति, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं कि सभी जनजातियों, और जैसे बिरहोर के बारे में, तो बिरहोर आपको, ये तो जंगल के आदमी है, हर जगह आपको घूमते फिरते ये आपको मिलेंगे, तो अलग अलग जगहों पर ये मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी जनजातियां, लेकिन कुछ जनजातियों के संकेंद्रण से, जैसे मुंडा जनजाति, इनके संकेंद्रण से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे उरांव जनजाति, इनके भी, ये भी आपके रांची के आसपास के निवास स्थल है इनके। अब संथाल जनजाति, इनका संथाल परगना के तरफ इनका निवास स्थान है। पहाड़िया जनजाति, इनका भी संथाल परगना के तरफ इनका निवास स्थान है। फिर अगर चेरो के बारे में पूछा जाए तो पलामू के तरफ है। खिरवार भी आपको इधर ही मिलेगा। कोरवा जनजाति जो है आपको इधर ही मिलेगी। तो इस तरीके से जनजातियों के संकेंद्रण से, अब हो जनजाति आपसे पूछ दिया जाए तो आपको कोल्हान के तरफ से अगर हो जनजाति मिलेगी, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो झारखंड के किस जिले में भूमि जनजाति का निवास स्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त तीनों, इन सभी जगहों पर आपको ये भूमि जनजाति मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब अगला प्रभाग जो हम लोगों का इस क्लास का है, जैसे सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, आपने सिमडेगा के बारे में आज की क्लास में पढ़ा। आज की क्लास में आपने करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देखे। आज की क्लास में आपने लोहरा के बारे में भी आपने जाना, और भूमिज के प्रश्न नहीं थे, सिर्फ लोहरा से था। अच्छा, भूमिज का एक ही क्वेश्चन है नहीं। चलिए भूमिज के बारे में भी आपको थोड़ा मैं बता दूं, क्योंकि भूमिज आज ही मुझे पढ़ाना है। तो झारखंड के किस जिले में आपको भूमि जनजाति मिलेंगे। तो ये आपको भूमिज जो है उपरोक्त तीनों, यही था ना भूमिज से क्वेश्चन। चले तो ये भूमिज आपको, ये भूमिज मैं आप बता दी, भूमिज आपको तीनों जगह पर मिलेगा। लोहरा भी आपको अधिकतर जगहों पर मिलेगा। देखिए भूमिज जो है इनका जो मुख्य, अगर से पूछा जाए कि इनका मुख्य पेशा क्या होता है, क्योंकि पेशा से क्वेश्चन आते हैं, तो पेशा क्या होता है, कृषि करना इनका मुख्य पेशा होता है, या फिर मछली मारना। लेकिन ये मछली मारना ये पेशा नहीं है, कृषि दिया रहे तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा। इनका मुख्य पेशा है कृषि करना। इनके गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है, प्रधान कहा जाता है। इनके जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको बोला जाता है लाया। और ये जो धनबाद के तरफ रहने वाले जो भूमिज होते हैं उनको हम लोग सरदार के नाम से भी जानते हैं। और जंगलों में रहने वाले जो भूमिज होते हैं उनको अंग्रेजों ने क्या कहा था, तो इन्हीं को कहा था चुआड़, और इन्हीं का विद्रोह हो रहा था, चुआड़ विद्रोह। और ये क्या काम करते थे, तो ये जमींदारों के पाइका का काम करते थे, और इनके यहाँ वो पाइका का काम करते थे, यानी कि सिपाही का काम करते थे, और उनको पाइकन भूमि मिलती थी, और वही पाइकन भूमि उनसे छीनी जा रही थी, जिस कारण से ये इन्होंने विद्रोह कर दिया था। ये विद्रोह था चुआड़ विद्रोह। तो झारखंड के किस जिले में भूमि जनजाति का निवास होगा, तो भूमि आपको ये सभी जगह पर, इन सभी जगहों पर आपको मिलेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है योजना से संबंधित दोस्तों, योजना। अब ये योजना जो है अलग अलग आपको भाग में इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ कि 2000 ईस्वी या उससे पहले की जितनी भी योजना झारखंड में जो संचालित है, और 2023 तक की सारी योजनाओं को आप लोगों को पढ़ लेना है। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर, वो भी आपको देखना जरूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, लाडली लक्ष्मी योजना। देखिए झारखंड के अलावा भी, ऐसा नहीं कि ये लाडली लक्ष्मी योजना केवल झारखंड में संचालित है और किसी दूसरे राज्य में नहीं, हमारे झारखंड में जो लाडली लक्ष्मी योजना संचालित हुई, ये किस वर्ष हुई थी, तो ये वर्ष था 2011 ईस्वी। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है। बच्चियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जब बच्चियों के जन्म जब होते हैं, अब यहाँ उसी से संबंधित प्रश्न है। क्या प्रश्न
प्रश्न है कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के बच्चियों अगर जन्म लेती हैं तो लड़की के नाम से पोस्ट ऑफिस में प्रति वर्ष कितने रुपए सरकार जमा कराएगी। तो बच्ची के नाम पर जमा कराना है और प्रति वर्ष जमा कराना है कितना, तो 6,000 रुपए जो है प्रति वर्ष ये जमा कराएगी, ये 6,000 रुपए। लेकिन जब ये बच्ची जब आएगी किस क्लास में, तो जब चौथी क्लास में जब ये बच्ची जाएगी तब इसको मिलेगा कितने रुपए, तो इसको 2,000 रुपए जो है जब ये चौथी क्लास में जाएंगी तब इनको मिलेगा। छठी क्लास में, माफ कीजिए, छठी क्लास में जाएगी तो 2,000 रुपए। जब ये 9th में जाएगी, छठी क्लास में जाएगी तो 2,000 रुपए। जब 9वीं क्लास में जाएगी तब इनको मिलेगा 4,000 रुपए मिलेंगे। जब 11वीं ये पास कर लेंगी तो 7,500 रुपए मिलेगा। जब 11 से जब 12वीं में जब वो पढ़ रही होंगी तब इनको 200 रुपए जो है ये प्रति माह इनको मिलेगा। जब इन 21 वर्ष की जब ये होंगी तब इनके लगभग 1,08,000 जो रुपए जो हैं वो इनको मिलेंगे, 1,08,000 के करीब में। लेकिन वो तब जब इनकी शादी जो है 18 वर्ष या उसके बाद इनकी विवाह की गई हो तभी ये वाली जो रकम है वो उनको मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होगा ना, अगर आप इस तरीके से आर्थिक सहायता दे रहे हैं तो बच्चियों का जो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता है ये सोच करके कि ये बोझ है, ये भार है और इसके जन्म लेने से इससे अच्छा होता है कि एक बेटा जन्म होता। और कई बार ऐसा कह करके महिलाओं को भी प्रताड़ित किया जाता है, जबकि इसमें महिलाओं का कोई दोष नहीं होता है कि लड़की होगी या लड़का होगा। लेकिन हमारा समाज जो है इस तरीके से बनाया गया है कि लड़कियों के साथ इस तरीके से भेदभाव किया जाता है। ये भेदभाव लड़कियों के साथ ना हो, लड़कियां भी शिक्षा ले सकें और कम उम्र में इनका विवाह ना किया जाए और लड़कियों को बोझ ना समझा जाए। इस वजह से क्या किया गया, सरकार ने एक पहल की और ये पहल है लाडली लक्ष्मी योजना। ये बहुत अच्छी पहल है और यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं तो कितने हजार रुपए इनके प्रति वर्ष दिए जाएंगे, तो 6,000 रुपए जो है इनके अकाउंट में दिए जाएंगे। चलिए, गोकुल विकास ग्राम योजना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है या पशुपालक है, उनके लिए ये योजना आया था गोकुल विकास ग्राम योजना। इसका आरंभ आपको बताना है कि ये कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2002 को इस गोकुल विकास ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। अब गोकुल ग्राम विकास योजना जो है इसके तहत कितने गांव का समूह बना करके दुग्ध उत्पादन और बिक्री के लिए एक आधार निर्मित किया जाएगा। तो ये कितने गांव का समूह, तो 5 से 10 गांव का समूह बनाया जाएगा। मान लीजिए कि ये गांव है, ये गांव है, 5 से ऐसे 10 गांव जो हैं इनका एक समूह बना दिया गया। और इस समूह में सभी क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, तो गाय का पालन कर रहे हैं या फिर जो दुग्ध उत्पादन करने वाले जो पशु हैं उनका पालन कर रहे हैं। और उन पशुओं को क्या किया जा रहा है, उसका दूध जो है आप बाजार में ले जा करके आप उसको बेच रहे हैं या इसको बिक्री कर रहे हैं। तो इसमें आपको सरकार सहायता पहुंचा रही है गोकुल ग्राम विकास योजना के तहत। तो इससे जो है किसान को आसानी से बाजार भी उपलब्ध हो रहा है या फिर आवश्यक चीजें जो है वो भी मुहैया कराई जा रही हैं। तो ये 5 से 10 और वर्ष कब शुरुआत हुआ था, तो ये 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1 अप्रैल 2002 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान। अब देखिए दोस्तों, ये सर्व शिक्षा अभियान जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में ये सर्व शिक्षा अभियान आया था। पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछा जाए तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना अब ये आ गई थी कब, तो ये वर्ष था 2001-2 के समय में। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया था, ये था 86वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के तहत अब इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये हमारा जो शिक्षा का अधिकार था ये अब क्या हो गया, तो ये मौलिक अधिकार में अब इसको शामिल कर लिया गया। लेकिन ये इसका मतलब क्या होता है, और इसका नाम भी बदल दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान अब सर्व शिक्षा अभियान नहीं है, अब ये क्या हो गया है, तो ये हो गया है समग्र शिक्षा अभियान। अब इस नाम से हम लोग इसको जानते हैं, शिक्षा अभियान। इसके तहत क्या है कि आपको प्राथमिक शिक्षा जो है वो मिलना अनिवार्य है, ये आपके लिए अनिवार्य है। और ये शिक्षा जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो वो निःशुल्क मिलेगी, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सरकार ने 86वां संविधान किया और इसको मौलिक अधिकार में इसको शामिल किया। और कितने उम्र से कितने उम्र के बच्चों को ये लाभ मिलेगा,
और यही आपका प्रश्न है। तो लाभ किसको मिलेगा? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चे जो हैं उनको ही इसका लाभ मिलना है। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करानी है? तो 6 से 14। और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव था हमारे भारत में। इसके बाद से बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, लेकिन अब जो समस्या आ रही है वो छजन दर की आ रही है दोस्तों, यानी कि ड्रॉप आउट दर जो है वो बढ़ते जा रहा है। अब यानी कि बच्चे जो हैं स्कूल में एडमिशन ले तो लेते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बच्चों को पोषण भी मिले इसके लिए मिड डे मील भी चलाया जा रहा है, और जो स्कूल के लिए आधारभूत जितनी भी सुविधाएं हैं वो भी सारी स्कूल के लिए दी जा रही हैं। तो सर बच्चों को, अभिभावकों को ये समझना चाहिए। लेकिन एक चीज और बहुत बड़ी बात है आज के समय में, जो सबसे जरूरी चीज है, देखिए बहुत बच्चे जो है ना आज के समय में आत्महत्या कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? तो रीजन लोग यही बताता है कि स्कूल कोचिंग जो है आप बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हो पढ़ाई का, तो इस वजह से बच्चे क्या है कि आत्महत्या कर रहे हैं। आप टेस्ट ले रहे हैं बार बार, तो इतना टेस्ट देगा बच्चा, और वो बच्चा को देखता है कि दूसरे बच्चों से पिछड़ रहा है इतना मेहनत करने के बाद भी। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं और उसके बाद वो आत्महत्या जैसी बहुत ही गलत और एकदम मतलब ऐसा कदम उठाना ही नहीं चाहिए किसी भी। लेकिन ये उम्र ऐसी होती है जब बच्चों की, जब वो नीट और जेईई की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो उस उम्र में बच्चे बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को नहीं समझ पाते, या फिर किस दिशा में उनको जाना है। उनको लगता है कि जो उनका अभी समय चल रहा है बस वही वर्तमान उनका वर्तमान है, भविष्य की चिंता नहीं करना है, पेरेंट्स की चिंता नहीं करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार को भी एक बहुत बड़ी पहल करनी चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्यों इतना माइंड पर प्रेशर है आपको नौकरी के लिए? क्यों आपको नीट और जेईई, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, या यही एक जीवन है? नहीं, यही एक जीवन नहीं है दोस्तों। आप केवल आप इंजीनियर और डॉक्टर बन करके आप पूरी दुनिया में आप अपना नाम रोशन, ऐसा नहीं है। क्या ऋषि सुनक, अभी मैंने वो चूंकि भारत आए हुए, अभी ऋषि सुनक है ना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्या वो जेईई और नीट या फिर वो इंजीनियर या डॉक्टर है? नहीं। कितने बड़े पोस्ट पर है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ले लीजिए, या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ले लीजिए, क्या उन्होंने नीट और जेईई? ऐसा कुछ नहीं है। यही एक लाइफ नहीं है। लाइफ में बहुत सारा आपका है, आगे बढ़ सकते हैं आप उस जगह पे, लेकिन सरकार को यही मौका जो है, यही रास्ता जो है बच्चों को दिखाना भी है, आपको बताना है कि हमारे पास सिर्फ एकमात्र यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या नीट और जेईई यही एकमात्र नहीं है। आपके पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं, रोजगार के और भी बहुत सारे अवसर हैं जहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिस कारण से बच्चे जो है, इस सबसे बड़ा रीजन जो है आज के समय में है वो है रोजगार। और वो भी ऐसा नहीं कि आपको मनरेगा के तहत शिक्षित बच्चे जो हैं, क्या मनरेगा के तहत वो रोजगार पाएंगे? आप मनरेगा का प्लान दे करके आप बोल दिए कि चलो मैंने रोजगार दे दिया, उससे भी काम नहीं चलने वाला है। आपको ऐसी हुनर जिसके पास जैसा है, आपको उसके हिसाब से रोजगार अपने देश में रखना ही है। तो ये सरकार का फेल्योर होता है कि बच्चे या फिर कोई भी ऐसा इसका कदम उठाता है। झारखंड के कितने जिलों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करके डीपीएपी के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो यहाँ पर 12 जिलों को सुखाड़ घोषित करके जल को छाजन, देखिए जैसे कि ड्रॉप आउट दर जो है स्कूल के लिए परेशानी है, उसी तरीके से यहाँ जल जो है उसको वो दूसरे राज्यों में चला जाता है। ये झारखंड के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का है, क्योंकि झारखंड जो है दोस्तों ये कैसा जगह है? तो ये पठारी जगह है। आपको यहाँ का जल जो है बचा करके रखना है। भूमिगत जल का जो स्तर है वो बहुत कम है, और यह पठारी जगह होने के कारण भी, और जो भी भूमिगत जल है आप उसको निकाल ले रहे हैं, क्योंकि हमारे वहां जनसंख्या जो है वो भी बढ़ते जा रही है। जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आप भूमिगत जल जितना जो हो सकता है निकाल रहे हैं। ऐसे में क्या होना है कि जब बरसात का समय, ऐसा नहीं है कि झारखंड में बरसात नहीं होती है, बरसात अच्छी खासी होती है, लेकिन बरसात के जल को आपको बचा करके रखना है अपने ही क्षेत्र में। इसके लिए अधिक से अधिक तालाब बनाना, अधिक से अधिक, मतलब ये डीपीएपी के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम 12 ये जिलों में यहाँ चलाया जा रहा है, ताकि सूखे से निपटा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। झारखंड में ग्रामीण आबादी के लिए, गांव के जो लोग हैं उनके लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से वो कौन सी योजना है जिसको क्रियान्वित किया जा रहा है? 2005 के बाद से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत ग्रामीण, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, या निर्मल भारत योजना? कैंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य
मिशन जो है 2005 के बाद से ये झारखंड में चलाया जा रहा है। ये मोहल्ला क्लिनिक भी खोले जा रहे हैं, अटल मोहल्ला क्लिनिक भी खोला जा रहा है। 140 ऐसे अटल मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे जहां पर टीकाकरण की सुविधा, जांच केंद्र, ये सब चीज वहां पर आसानी से, अगर आपकी बीमारी की भी जांच जो है, प्राथमिक जांच वहां पर हो सकेगी। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना, मान लीजिए कि कुछ ऐसी जनजाति है, और ये आया किसके लिए, ये एसटी के लिए आया दोस्तों, जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं। क्या ऐसा है कि अगर आप अनुसूचित या पिछड़े ये एसटी की श्रेणी में इनको क्यों रखा जाता है? चलिए थोड़ा सा हम लोग एसटी के बारे में हम लोग जानते हैं। आदि अनुसूचित जनजाति, ये जो होते हैं ना, अब जैसे कि हम लोग जिस जगह पर निवास कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा शहर है या फिर ये हमारा गांव है या हमारा कस्बा है, इस जगह पर हम लोग निवास कर रहे हैं और हमको वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो कि मेरे जीवन को आगे ले जाने के लिए हमारी बुनियादी सुविधाओं में वो एक आती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जंगलों में रह रहे हैं, वनों में रह रहे हैं, और उनको हम लोग अछूत समझ रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनको वो सारी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं जो कि आप सभी को मिल रही हैं। तो वो सुविधाओं से कई वर्षों तक वो अछूते थे, उनके साथ इस तरीके से भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ। कई बार ऐसा हुआ और हर बार ऐसा हुआ, इस कारण से इन लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया और बहुत विशेष प्रकार का लाभ भी दिया जाता है। अब ये बहुत समय तक दबे कुचले रहने के कारण ये जो है, इनका जिस तरीके से विकास होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया। अगर मान लीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या मैं एरोप्लेन चलाना नहीं सीख सकती? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यही जो है, यही मिथ जो है, इसको दूर करना है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप एरोप्लेन चलाना सीख सकते हैं, और इसके लिए पायलट प्रशिक्षण योजना दी जा रही है झारखंड सरकार के तरफ से। और यह है किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए ये सारी प्रोजेक्ट जो हैं झारखंड में चलाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर आते हैं। अनुसूचित जनजाति समूह के लिए मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना, विशेष रूप से ऐसे खाद्य सुरक्षा भी जो है, ये हम लोगों को भोजन जो है ये मिलना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भोजन के अभाव में किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं होना है, ये सरकार की ये प्राथमिकता है, इसीलिए उसने खाद्य सुरक्षा योजना लेकर के आए। लेकिन फिर भी झारखंड के कुछ ऐसे जनजातियां हैं जो कि भोजन के अभाव में वो कुपोषण की शिकार है। अब आपको सरकार ने कहा कि अब आपको जब आना, पीडीएस जो डीलर जो होते हैं, आप वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, अपने पीडीएस शॉप पे आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपके घर ही हम भोजन पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी योजना लेकर के आई डाकिया योजना जो है वो, कि आदिम जनजातियों के लिए। तो किसके लिए? आदिम जनजाति समूह। झारखंड में 8 आदिम जनजाति समूह हैं। अब उन 8 आदिम जनजाति समूह के लिए योजना आई लगी। अब इस योजना के तहत क्या दिया जा रहा है उनको? तो चावल और गेहूं दिया जाता है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है ये है। और झारखंड का जो मुख्य भोजन भी जो है ना, वो क्या है? चावल है। इसलिए कि झारखंड में जिस तरीके की जलवायु है, या हम लोग मानसून पे जिस तरीके से निर्भर है, तो हम लोग किस पे, हम लोग धान की खेती ज्यादा करते हैं। तो जिस चीज की खेती हम लोग ज्यादा करेंगे तो वो चीज ज्यादा यहाँ उपजेगा। तो हम लोग चावल जो है, ये हम लोग के भोजन में, हमारे दिनचर्या में भी है, चावल होना ही होना होता है। चलिए झारखंड का ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितने प्रतिशत की भागीदारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100% ये राज्य सरकार का ही योजना है। औद्योगिक पुनर्वास योजना होता क्या है ना दोस्तों, कि मान लीजिए कि आपके राज्य में अगर कोई आया इंडस्ट्री, उन्होंने अपना खोला, और वो इंडस्ट्री कुछ दिन के बाद वो चलते चलते पैसे के अभाव में हो या फिर सही संसाधनों के अभाव में हो, तो वो बंद होने लगता है। तो फिर से उसका पुनर्वास करने के लिए औद्योगिक पुनर्वास योजना जो है वो लाई गई थी। इस योजना राशि में राज्य सरकार की कितनी प्रतिशत भागीदारी होगी? तो ये पूरा 100%। हमारा राज्य है, हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ उद्योग आए, हमारे वहाँ विकास का काम हो, और इस उद्योग आने से क्या होता है ना दोस्तों, कि यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलता है, ठीक है। और चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं ना, तो आप हमारा टेस्ट ले सकते हैं। ये टेस्ट आपको कैसे देना है? देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दे सकते हैं। ऑनलाइन जो है 199 का है, 30 टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, और ये 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आपको करना क्या है, कि
कि ये व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में आपको क्या जाता है, लिंक जाता है, इस लिंक में आपको ऐड होना है, टेस्ट देना है, कोड दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 450 हो गया कोड या 100 कोड हो गया, ये कोड डालना है, कोड डाल करके लिंक ओपन करना है, टेस्ट देना है, सबमिट करना है। सेकेंड डे आपका रैंक लिस्ट जारी हो जाता है और आपको इसके आंसर के साथ पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। और ये टेस्ट आपका शुरू हो रहा है कब से, तो 15 सितंबर से। आपको क्या करना है, तो 9905917516 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का नंबर है। ये पे करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आप जो है ये टेस्ट दे सकते हैं। अगर ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे रांची के सेंटर में आ सकते हैं ऑफलाइन टेस्ट के लिए। तो इसके लिए भी आप मुझे इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सारा डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।